जो है फिटर ट्रेड थ्योरी के निमी क्वेश्चन बैंक को जो है डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बैंक जो है तो फिटर ट्रेड का, लेकिन टर्नर एवं मशीनिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि टर्नर एवं मशीनिस्ट का जो सिलेबस है वो फिटर ट्रेड से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर फिटर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बैंक जो है सभी के पास अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि वहाँ पर जो आंसर की दी गई है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर दिए गए हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो अभी हाल ही में एग्जाम हो रहे हैं तो वहाँ पर निमी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज से हम लोग जो है निमी के फिटर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। ये पहला वीडियो है, इसको पार्ट बाय पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। क्या कीप द मशीन क्लीन, क्या मशीन को साफ रखना ये व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत आता है, या फिर बी में दिया गया है कंसंट्रेट योर ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। सी ऑप्शन में दिया गया है कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन, यानी गैंगवे और फर्श को साफ रखें। या फिर डी ऑप्शन में मिलता है कीप द टूल्स एट देयर प्रॉपर प्लेस, क्या टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत जो आएगा वह ऑप्शन नंबर बी आएगा कि कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दो। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इनको जरूर देखिए, डिटेल से समझ लीजिए। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नेम द मैंडेटरी सिंबल, यानी इस सिंबल का नाम बताना है आपको। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिंबल है, क्योंकि मैक्सिमम बुकों में जो है इसका रॉन्ग आंसर दिया हुआ है। तो इसको जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम आपको दूसरे पेज में ले चलते हैं। तो देखिए ये जो साइन होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ये वाला सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, ये गिववे को, यानी जो है रास्ता देने के लिए बोल रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये स्टॉप का साइन है, ये रुकने को बोल रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो क्लियर कर लीजिए। ये साइन जो है जो ट्रायंगल में दिया गया है ये गिववे का है, यानी आपको रास्ता देना है। जैसे कैसे रास्ता देना है वो आपको समझाते हैं आगे। और ये जो साइन है ये स्टॉप को बोल रहा है। क्लियर। अब इसके लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लीजिए ये आपके पास मान लीजिए आप इस कार में हैं, समझते चलिए, इस कार में है, आपको इधर जाना है या फिर इधर जाना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ से कार जा रही है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है कार। तो अब यहाँ पर गिववे का साइन का मतलब ये है कि पहले इस कार को आप जाने दीजिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको इस कार को रास्ता देना है पहले, उसके बाद जाना है। और स्टॉप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कार इधर की ओर जा रही है और ये क्या कर रहा है, आप इस कार में है तो आप इस ओर जा रहे हैं। अब भले ही आपको इस साइड जाना है या फिर इस साइड जाना है, तो यहाँ पर ये सिंबल क्या कह रहा है कि आप रुकिए, ठीक है, ये कार जा रही है, यानी ये स्टॉप करने के लिए बोल रहा है, रुकने के लिए बोल रहा है। और वहाँ पर क्या था, गिव वे के लिए बोल रहा था, मतलब रास्ता देने के लिए। तो जैसे ही ये कार निकल जाती है उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ये गिव वे और स्टॉप का साइन होता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये साइन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, ये गिववे को, यहाँ पर बी ऑप्शन में मिलता है रास्ता दें, इसको इंडिकेट कर रहा है। वो क्वेश्चन भी आगे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइबल्स सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, यानी ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो हमारी आग होती है वह मेनली 4 प्रकार की होती हैं, ए बी
ABCD, इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो फ्लेमेबल लिक्विड वगैरह होते हैं उनसे जो आग लगती है वह क्लास बी फायर के अंतर्गत आती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला है 4 नंबर में कि विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, यानी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक उपचार क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है उसको समझ लीजिए कि डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है, यानी जो मान लीजिए आपका ये रोगी है, ये मान लीजिए रोगी कहने का मतलब एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर मरीज है और यहाँ पर अस्पताल है, ठीक है। तो इस डॉक्टर के रोगी तक यानी मरीज तक आने से पहले या फिर मरीज को डॉक्टर तक ले जाने से पहले जो उपचार दिया जाता है वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। क्लियर हो गया आपको। देखिए डॉक्टर के रोगी तक डॉक्टर के आने से पहले या फिर रोगी को डॉक्टर तक ले जाने से पहले किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट 5 नंबर में क्या बोला गया कि इस चेतावनी चिन्ह का यानी प्रतीक का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, कुछ आपको इस तरह से दिखाया गया है ट्राइंगल में। ये है क्या ये स्कूल का है, गार्डेड, अनगार्डेड या फिर पेडेस्टल क्रॉसिंग, क्या पैदल चलने वालों का मार्ग है। तो इसको डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है ये गिववे का है, यहाँ पर बुक में रंग दिया है। ये क्या है, ये हमारा स्टाफ का है। किसका है, स्टाफ का है। क्लियर। और एक और मैंडेटरी साइन में होता है ओवर ट्रैकिंग प्रोहिबिटेड, यानी ओवर ट्रैक करना मना है। ये साइन है, 3 साइन इसके लिए होते हैं। अब यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो 5 नंबर में पूछा गया है, यहाँ से देखिए एक होता है गार्डेड का जो कि इस तरह से बना होता है, एक जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्या है, अनगार्डेड है। और आगे क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर देखिए एक बच्चा चल रहा है और यहाँ पर क्रॉस में लाइनिंग बनी हुई है उसके, तो ये पेडेस्टल क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वालों का मार्ग है। और इस तरह से यदि बुक लिए हुए गर्ल या बॉय बना हुआ है तो ये स्कूल का सिंबल है। ठीक है, ये वार्निंग दे रहे हैं कि यहाँ पर आगे स्कूल है, यहाँ पर ये पैदल चलने वालों का मार्ग है, ये अनगार्डेड है और ये गार्डेड है। क्लियर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, इस सिंबल का, ये अनगार्डेड है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट आपको क्या है, आपको इससे प्रॉफिट है क्योंकि आपका डिटेल से क्लियर होते चल रहा है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर केस्ड बाई फायर वुड पेपर क्लॉथ है, यानी बोला गया है हिंदी में समझ लीजिए कि लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। जैसे कि पहले क्लियर कर किए थे कि 4 प्रकार की हमारी आग होती है, 4 क्लास में उसको बांटा गया है। तो जिसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा या फिर कोयले से, सॉलिड मटेरियल से आग लगती है वो किसके अंतर्गत आती है। तो इसके लिए भी चलते हैं पीडीएफ की ओर, तो वहाँ से डिटेल से क्लियर करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर क्लास ए प्रकार को जो है फायर को थोड़ा सा किया गया है कि लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि ठोस पदार्थ से जो आग लगती है वो क्लास ए के मतलब अंतर्गत आती है। देखिए जो इनको बांटा गया है ये इनके फ्यूल के आधार पर ही, ईंधन के आधार पर ही बांटा गया है आग को। तो लकड़ी, पेपर, कपड़ा इत्यादि द्वारा जो सॉलिड मटेरियल में आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है वुड, क्लॉथ, पेपर, इनसे जो आग लगेगी वो क्लास ए के अंतर्गत आएगी। और इनको ठंडा कैसे करना है यानी बुझाना कैसे है, तो पानी से ठंडा करना है, पानी की फुहार द्वारा आग के निचले हिस्से में देना चाहिए ताकि धीरे धीरे फिर वो उसको निचले हिस्से से ऊपर की ओर लाएं। क्लास बी प्रकार की जो आग होती है वह ज्वलनशील द्रव्य या गतिशील
ठोस पदार्थ द्वारा आग लगती है जैसे ऑयल वगैरह, उसके अंतर्गत इसमें जो है हम फोम का भी यूज कर सकते हैं, सूखा पाउडर, ड्राई या फिर CO2 का उपयोग किया जा सकता है। पानी का उपयोग जलते हुए द्रव में कभी ना करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी का उपयोग कहाँ पर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, यह हवा के प्रभाव को बंद करता है, जलते हुए द्रव की पूरी सतह को ढकने का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति के संपर्क से टूट जाता है। क्लास C फायर जो होती है वह गैस द्वारा लगती है। क्लास D फायर जो होती है वह इन्वॉल्विंग मेटल यानी लाइक ये जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वगैरह से लगती है। तो इस आधार पर जो है हमारा करेक्ट आंसर जो 6 नंबर का हो जाएगा कि लकड़ी, अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग जो है क्लास A फायर के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है 7 नंबर में कि विच फायर एक्सटिंग्विशर फिलेड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोडाई फ्लोरोमेथीन यानी BCF, कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। तो देखिए जो हमारे क्लास D फायर में यूज होता है हेलन एक्सटिंग्विशर, इसको हम CTC एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं और इसको हम BCF एक्सटिंग्विशर भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों इसमें क्लास D फायर में यूज किए जाते हैं। क्लियर। अब बिजली की आग में कभी भी ऐसे जो है एक्सटिंग्विशर का प्रयोग नहीं किया जा सकता जिसमें पानी वाला हो, यानी पानी से फिल किया गया हो, या फिर पानी वाले जैसे क्लास A फायर में जो यूज किया जाता है सोडा एसिड, तो इनका जो है यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पर करंट फैलने का खतरा रहता है। 8 नंबर में बोला गया है विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है। शोर, विषैला टॉक्सिस, अनस्किल्ड या फिर अनगार्डेड मशीनरी। तो जो मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, तो वो है अनगार्डेड मशीनरी, जिसको अभी थोड़ा सा हम लोग क्लियर किए हैं। नेक्स्ट 8 नंबर में क्या बोला गया, 9 नंबर में कि घायल व्यक्ति, हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकना चाहिए। क्या टाई बैंडेज, क्या पट्टी बांधकर, अप्लाई ऑइंटमेंट यानी क्या मरहम लगाकर, या फिर C ऑप्शन में मिल जाता है अप्लाई टिंचर ओवर द वाउंड, क्या घाव पर टिंचर लगाकर, या फिर अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, तो घाव पर दबाव देकर। तो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा इसका D ऑप्शन हो जाएगा कि अप्लाई प्रेशर ओवर द वाउंड, यानी घाव पर दबाव देना चाहिए। तो D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ साइन, इस साइन का नाम बताना है। तो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि क्रॉस में यदि किसी व्यक्ति के जो है लाइन बनी हुई है और वो पैदल चलने को दिखा रहा है, वो क्या है, वो है पेडेस्टल क्रॉसिंग, पैदल चलने वालों का मार्ग। तो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 11 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट आर द 3 फैक्टर केसेस फायर, यानी आग लगने के 3 कारक क्या हैं। तो आग लगने के कारण क्या होते हैं, हीट प्लस फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, इन 3 चीज़ों से मिलकर जो है हमारी आग तैयार होती है। तो हमको A ऑप्शन में मिलता है फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, तो A ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है 12 नंबर में कि व्हाट इज द पीरियड प्रेफर्ड एज गोल्डन आवर्स, यानी जो है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है, यानी किस अवधि को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। हिंदी कहने का मतलब ये हो जाएगा। क्या बोला गया है ए ऑप्शन में फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, क्या घटना के बाद के पहले 30 मिनट, या फिर फर्स्ट 30 मिनट, या फर्स्ट 45 मिनट ऑफ एडमिशन, या फिर फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट गोल्डन आवर्स के रूप में जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के बाद
मान लीजिए यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ और ये क्या था 9 AM था, क्या 9 AM था। अब 9:30 कब होगा, 9:30 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस जो एक्सीडेंट पर्सन को इस टाइम तक पहुंचने के लिए जो समय होता है ये गोल्डन आवर्स कहलाता है। क्यों कहलाता है कि सबसे ज़्यादा डेथ के चांस, मृत्यु होने के चांस इसी टाइम पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह बहुत सिचुएशन पोजीशन होती है। यदि मरीज यानी एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति इस टाइम को झेल जाता है वो काफ़ी अच्छा जो है सुधर सकता है, यानी उसके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है, तो इस समय को जो है क्रॉस करता है ये, इसीलिए इसको गोल्डन आवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट 13 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं तो एक्सीडेंट से आपको बचना है, तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए ये क्वेश्चन में बोला गया है। ऑप्शन क्या मिला, बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, क्या सुरक्षा उपकरण पहनकर हम फर्स्ट स्टेप बना सकते हैं दुर्घटना से बचने का, या फिर डूइंग थिंग्स इन वंस ओवन वे, क्या चीज़ों को अपने तरीके से करना, या फिर बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, क्या सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, या फिर डूइंग थिंग्स विथ ए हाईली स्किल्ड वर्किंग प्रैक्टिस, क्या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ। तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। यदि हम सुरक्षा एवं सावधानियों का पालन करते हैं तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांस कम होते हैं। तो दुर्घटना से, एक्सीडेंट से बचने का पहला कदम यही होता है कि जो हमारे आप सेफ्टी प्रिकॉशन है उनको ऑब्जर्व करें, उनके बारे में जानें और उनका पालन करें। नेक्स्ट बोला गया है यह सिंबल किसका है, यहाँ पर दिया गया है सिंबल, इसको पूछा गया है कि ये सिंबल है किसका, ये किसका है, स्टाफ का है, पहले ही क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट 15 नंबर में बोला गया है कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सजेशन, यानी बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे यानी बिन्स का कलर कोड क्या है। ऑप्शन मिलता है रेड, ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बेकार कागज अलगाव के लिए, वेस्ट पेपर के लिए जो है डिब्बे का कलर जो होगा वो क्या होता है, ब्लू होता है। 15 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो इस टेबल से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको दिया गया है कचरे की सामग्री और उसका कलर कोड। इधर जैसे बेकार कागज के लिए पूछा गया है तो यहाँ पर ब्लू दिया गया है यानी नीला हो जाएगा। प्लास्टिक के लिए पीला कलर रहेगा। धातु यानी मेटल के लिए रेड कलर रहेगा। कांच के लिए यहाँ पर हरा रहेगा। खाद्य सामग्री के लिए जो है काला रहेगा, ब्लैक रहेगा, और अदर के लिए स्काई ब्लू रहेगा। तो इन सभी में से किसी से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इन सभी को आप याद कर लीजिए कि कागज के लिए क्या होता है, प्लास्टिक के लिए धातु, कांच, खाद्य सामग्री या फिर अदर के लिए कौन सा कलर कोड होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है और आप लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड कर देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको अवॉइड मत करिए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि यह रोड साइन किस तरह का है। यहाँ पर दिया गया है 16 नंबर में। तो ये रोड साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पर पेट्रोल पंप को इंडिकेट कर रहा है, इधर डेली है, इधर भी डेली, ऐसे करके इंडिकेट किया गया है। क्या यह पुलिस सिग्नल है, कॉशनरी सिग्नल, सावधानी के संकेत, मैंडेटरी क्या अनिवार्य संकेत, या फिर इंफॉर्मेशन साइन। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। हमें सूचित कर रहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप है, इधर दिल्ली है, इधर हैदराबाद है, इधर चेन्नई है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन साइन के अंतर्गत आ जाएगा। 17 नंबर में पूछा गया है कि विच फायर एक्सटिंग्विशर
which fire extinguisher is used for flammable and running liquid fire, यानी ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, हेलॉन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर? तो जो हमारा ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए होता है, उसमें हम स्टैंडर्ड जो होता है एक्सटिंग्विशर वो क्या होता है, बी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर सॉरी हेलॉन दिया गया, ए ऑप्शन में दिया गया है फोम एक्सटिंग्विशर। फोम एक्सटिंग्विशर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। यदि ये ऑप्शन नहीं रहता है तब कार्बन डाइऑक्साइड की ओर आप लोगों को जाना है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा फोम एक्सटिंग्विशर, फोम का हम प्रयोग करेंगे, झाग वाले का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC में ए क्या दर्शाता है? तो देखिए ABC में क्या होता है, एक ए होता है, एक बी होता है और सी। ए क्या दिखाता है, एयरवे दिखाता है, बी मतलब ब्रीदिंग, सी मतलब सर्कुलेशन। तो ए का मतलब क्या हो गया, एयरवे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर, यानी जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम रिसाइकल करके खाद के लिए यूज कर लेते हैं। तो जिसमें जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ा जाता है जैविक कंपाउंड के रूप में, वो क्या है, क्या वो लैंडफिल्स है, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या फिर बर्निंग वेस्ट मटेरियल? तो इसके लिए हम चलते हैं PDF की ओर और चारों को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बेकार सामग्री के निपटाने के तरीके, यानी मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पर पहले आपको मिल जाता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है, यह सामग्री को निपटाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। यह महंगा भी नहीं है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप अत्यधिक ऊर्जा और संसाधन का बचाव कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि कंपोस्टिंग, यानी यह एक प्राकृतिक तरीका है जिसमें कोई खतरनाक बाई प्रोडक्ट नहीं है। सामग्री निपटान की इस विधि में सामग्री को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है जिसका प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। यही कंपोस्टिंग आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब लैंडफिल्स क्या है ये भी समझ लेते हैं। इस विधि में एक बड़ी जगह में जमीन को खोदकर उसमें सारी सामग्री को भर दी जाती है, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डाल के उसे ढक दिया जाता है। ये लैंडफिल्स कहलाता है। अब बाय द वे लैंडफिल्स के लिए आपके पास बड़ी जगह नहीं है तो उस कंडीशन में किया जाता है बर्निंग द वेस्ट मटेरियल, यानी बेकार सामग्री को जला देना। तो यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर पाते हैं या फिर लैंडफिल्स को स्थापित करने का उचित स्थान नहीं है आपके, तो आप अपने घर में जो उत्पन्न कचरा होता है उसे जला सकते हैं। कचरे को ऊंचे तापमान पर नियंत्रित ढंग से जलाना जिससे वाष्प और राख बने, यह कि एक कचरे को खत्म करने की सामान्य पद्धति है। ये हो गया बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पर क्लियर हो गया। वहाँ पर बताया गया था कि खाद के रूप में हम कंपोस्टिंग में प्रयोग करते हैं। इसी मटेरियल का मान लीजिए आपके पास प्लास्टिक डब्बे हैं, इनको आप पिघलाकर फिर से यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग कहलाता है। लैंडफिल्स क्या है, वेस्ट मटेरियल को जमीन में गड्ढा बनाकर उसे ढक देना, ये लैंडफिल्स कहलाता है। और वेस्ट मटेरियल को जला देना बर्निंग वेस्ट मटेरियल कहलाता है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एंड आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन, यानी प्लास्टिक कचरे बिन के लिए कलर कोड क्या है। अभी कुछ देर पहले ही क्लियर किए हैं कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा
आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट पार्ट में हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जरूर बताइए, क्योंकि इससे पहले हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या होता है, यानी रेड किसके लिए है, ब्लू, ग्रीन, येलो, सभी के लिए डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जो है वहाँ से आप लोगों का क्लियर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। तो आशा करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आए हैं, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।